स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का जो भी थियोरेटिकल कंटेंट था उसको सीख लिए थे। अब हम लोगों को आगे जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सीखना। उम्मीद है आप लोगों को दोनों लेक्चर जो फ्रिक्शन का दिया गया, चूँकि रिकॉर्डेड लेक्चर था तो मुझे ये रिस्पॉन्स पता नहीं चल पाया कि आप सब जो हैं बेहतर ढंग से बातों को समझ पाए या नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर कुछ लोग रिस्पॉन्ड किए थे कि हम बात को समझ रहे हैं सर। और आपको बता दें इरेगुलर होने का कुछ वजह भी था, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स थे जो आपको मैसेज वगैरह में बताया गया होगा और आगे भी 1-2 दिन होगा ही। लेकिन फिर भी जो है मैं अलग अलग क्लासरूम में जा कर के, कभी अपने क्लासरूम में या किसी अन्य क्लासरूम में जा कर के मैं लेक्चर शूट करते रहा, इसलिए क्योंकि हमको जो है यहाँ पहुँचने का टाइम नहीं मिल पा रहा था तो अलग अलग टाइम पे मुझे लेक्चर शूट करना पड़ रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आगे जो है हम लोग प्रॉब्लम बनाना सीखें, ठीक ना। तो प्रॉब्लम बनाना सीखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है एक ब्लॉक है जिसको हॉरिजेंटल सरफेस पे रख दिया गया, ठीक ना। ब्लॉक को हॉरिजेंटल सरफेस पे रख दिए। इस ब्लॉक का मास जो है वो 10 kg है और इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 20 न्यूटन का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, ठीक ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। ब्लॉक और सरफेस के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम। पूछा जा रहा है कि बतलाओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो। सेकंड क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक पर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन है कितना कांटेक्ट फोर्स है। तो चलो बारी बारी से क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। थर्ड क्वेश्चन है कि इस पर कितना कांटेक्ट फोर्स लग रहा। कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। फोर्थ क्वेश्चन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा। आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बाई डायग्राम बनाते हैं कि ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लग रहा है। तो सोचिए तो इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। तो इस ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है F और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। यही ना, इस ब्लॉक पे 4 फोर्स लग रहा। ये 20 न्यूटन का फोर्स। अब जो है कोई अगर पूछ रहा है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, अब ब्लॉक रेस्ट में रख दिया गया है, रुका हुआ ब्लॉक है,
तो देखो हम लोगों को आदत क्या है, हम लोगों को आदत है सीधे लिख देते हैं आगे F पीछे फ्रिक्शन, F माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेस। लेकिन फ्रिक्शन का प्रॉब्लम बनाते समय थोड़ा सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब हुआ कि 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो क्या जरूरी है कि ब्लॉक आगे जाए ही? ये भी हो सकता है ना कि ब्लॉक आगे जाए ही नहीं, ये 20 न्यूटन का फोर्स इसको मूव कराने के लिए सफिशिएंट हो ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखो सबसे पहले फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक ना, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और याद रखना लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन किस फोर्स तक अपोज कर सकता, नॉर्मल किसके इक्वल, तो mg के। तो चलो म्यू का वैल्यू 0.5, मास कितना, तो 10 kg, और g का वैल्यू 10। देखो जी ये कितना आ गया, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, तो 50 न्यूटन आ गया। अब सोचे फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा 50 न्यूटन तक हो सकता, मतलब कि अगर आप 50 न्यूटन से कम फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक चलने वाला नहीं है, रुका हुआ ये ब्लॉक है। तो रुका हुआ ब्लॉक तभी चलता है जब उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे आप ज़्यादा फोर्स लगाएं। यानी इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके आंसर में हम लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए ये ब्लॉक चलने वाला नहीं। हेंस ब्लॉक विल नॉट मूव। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0 हो। सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पर, तो देखो जी जब ब्लॉक आगे जा ही नहीं रहा है तो क्या बोलते, 50 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, यानी ब्लॉक का पीछे भागने लगेगा। नहीं, ऐसा कभी देखे हो कि ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, इधर खींच रहे तो पता चला पीछे भाग गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? बोलो, ये कभी हो सकता है? कभी ऐसा होगा कि फ्रिक्शन खींच के भाग गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इधर हम खींच रहे हैं तो जाएगा तो इधर ही, चाहे नहीं जाएगा, दो ही बात हो सकता है, उल्टा तो नहीं भागने लगेगा। यानी कि जब ये ब्लॉक चलेगा नहीं, इसका मतलब हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो, जितना इधर फोर्स उतना इधर फोर्स। यानी बोलेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल, यानी कि 20 न्यूटन। और क्या, अब देखो जी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा, थर्ड पार्ट में कह रहा कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। देखो सिखाए थे ना, नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते। तो नेट कांटेक्ट फोर्स अगर पूछा जाए तो समझ लो कि पूछा जा रहा रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल इधर, बीच का एंगल 90, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एफ कितना है, तो 20, एन कितना है, तो नॉर्मल तो जाहिर है mg के इक्वल है ना, नॉर्मल का वैल्यू mg के इक्वल, और m 10 है, g 10 है, मतलब कि 100 न्यूटन। तो
20 प्लस 100 स्क्वायर। अब इसी में एक पार्ट और है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो। तो देखो यही ना नेट कांटेक्ट फोर्स हुआ जो रिजल्टेंट निकाले, और इसी एंगल को ना हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो देखना अपने कॉपी में सिखाए थे ना कि tan लैम्डा होता है F/n, मेन फॉर्मूला यही है। तो कहोगे आप तो सिखाए थे tan लैम्डा म्यू होता है। हाँ, म्यू भी होता है, तब होता है जब ब्लॉक चलने की स्थिति में आ गया, यानी जब लिमिटिंग का वैल्यू हो या काइनेटिक का वैल्यू हो। ये तो स्टैटिक है ना। फ्रिक्शन कितना है जी 20, नॉर्मल कितना है 100। बतलाओ tan लैम्डा कितना हो गया, तो 1/5। तो लैम्डा कितना, tan इनवर्स 1/5 है ना। तो चलिए इसको भी नोट कर लिया जाए। चलिए थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्ड करें, समझ में आया कि नहीं, अभी जो बात बतलाए वो समझ में आया कि नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी। चलिए सब लोग समझ रहे हैं तो मिटाते हैं। देखिए फ्रिक्शन का प्रॉब्लम जब भी आप बनाते हैं तो एक्यूरेट वो न्यूटन्स लॉ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें हो भी सकता है कि ब्लॉक चले या ना चले। यही न्यूटन्स लॉ था तो आगे 20 न्यूटन लगता तो गारंटी है ब्लॉक को चलना ही है, क्योंकि फ्रिक्शन तो हम अब्सेंट करके चलते थे, है ना। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लॉक स्लाइड करेगा नहीं करेगा, और पहले उसको चेक करेंगे तभी आगे का काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग टाइप ऑफ प्रॉब्लम को चेंज कर रहे हैं। लाइए देखेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। जैसे कहा गया कि एक ब्लॉक पे 100√2 न्यूटन का फोर्स 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा। इस ब्लॉक का मास जो है वो 10 kg है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6। ठीक, पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक ना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा यही पूछा जा रहा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन फोर्स लग रहा है इसको देख लो। अच्छा देखो, मान लो ऐसा करते हैं, इसको जो है ना 12 kg कर देते हैं। देखो जी, कौन कौन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर। तो देखो इधर तो F लग रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है। ऊपर नॉर्मल लगेगा ही, नीचे mg लगेगा, और जब ये रफ सरफेस है तो ब्लॉक आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन तो इधर लगेगा।
क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ऑल्सो फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। ठीक, चलिए बनाते हैं। देखो जी, एफ इधर लग रहा है, एफ को कंपोनेंट में ब्रेक करें तो एफ cos 45, इधर हो गया एफ sin 45। बोलो आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है, इसको पुल करने वाला कौन फोर्स है, एफ cos 45। विरोध करने वाला कौन है, तो फ्रिक्शन। अच्छा, अगर कोई पूछे कि नॉर्मल कितने के इक्वल होगा तो क्या बोलोगे, नॉर्मल mg के इक्वल होगा, तो नहीं। देखो, फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम में अक्सर नॉर्मल रिएक्शन का जरूरत पड़ता, तो नॉर्मल कैलकुलेट करके रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि नॉर्मल का वैल्यू मुझे मालूम रहे। तो सोचो, बोलेंगे ना जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो n प्लस एफ sin 45 इज इक्वल टू mg। एफ तो 100√2 है, sin 45 1/√2, ये 12 × 10। देखो तो ये 100 हो गया, 120, यानी 20 न्यूटन नॉर्मल आया क्या, ठीक ना। नॉर्मल रिएक्शन हो गया 20 न्यूटन। ठीक, एक बात याद रखो, अगर नॉर्मल 0 आ जाए तो समझ लेना कि जमीन के कांटेक्ट को छोड़ देगा। यानी अगर इस f sin 45 डिग्री का वैल्यू mg के इक्वल हो जाता, ये दोनों इक्वल हो जाता, जैसे a 120 है, भी 120 अगर आ जाता तो नॉर्मल 0 हो जाता ना, तब समझो कि ये कांटेक्ट को छोड़ दिया। अगर बाय द वे ऐसे नॉर्मल निकाल रहे हो माइनस में आ जाए तो समझ लेना वो जमीन से ऊपर गया, मतलब कि वो जमीन के कांटेक्ट में तो नहीं। वैसा क्वेश्चन ले लेंगे। अब जो है ध्यान से देखें, नॉर्मल है 20 न्यूटन। देखिए, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि म्यू का वैल्यू 1 से कम क्यों होता है, तो ये आप गलत जान रहे हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, म्यू का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ, जनरली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब एयर मौजूद होता है तो म्यू का वैल्यू जो है 1 से कम होता है। हाँ देखिए, तो ब्लॉक को आगे ले, एफ cos 45 माइनस फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ cos 45, एफ तो आपको मालूम है 100√2 और cos 45 1/√2, और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन होगा। हम मान लेते हैं कि यह ब्लॉक चल रहा, ब्लॉक जब चल रहा हो या चलने की स्थिति में आ जाए तो फ्रिक्शन कितने के इक्वल होता है, म्यू इंटू एन। हालांकि इसमें भी हम चेक कर सकते थे कि ये ब्लॉक चलेगा भी कि नहीं चलेगा। आगे ले जा रहा है एफ cos 45, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अगर एफ cos 45 का वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो तभी ये ब्लॉक चलने वाला है। अगर एफ cos 45 फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो तब ये ब्लॉक चलने वाला नहीं है। लेकिन हम क्या किए, मान लिए कि ये चल रहा है। देखिए, मान लेने से होता है तो बोलेंगे हाँ, मान लेने से तो नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा आप गलती कर भी दिए तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, और अगर ये नहीं चलने वाला होगा ना तो एक्सेलरेशन अपने ही माइनस में आ जाए, क्योंकि म्यूएन ज़्यादा हो जाएगा एफ cos 45, तो एक्सेलरेशन माइनस में आ जाए ना फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम में, तो समझ लेना
कि ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़े है कि हम खींच रहे हैं इधर भाग जाएगा पीछे, या तो आगे जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, और नहीं तो स्टैंडर्ड मेथड है कि पहले हम पता करेंगे कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब मेरा F cos 45 क्या है, दोनों को देखेंगे, ठीक ना। जैसे देखो, अभी भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इसलिए प्रॉपर वे में बात को समझा रहे हैं, क्योंकि फटाफट हम काम करेंगे। अगर प्लस में आ गया आंसर, इसका मतलब आगे जा रहा है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब देखेंगे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन। म्यू कितना 0.6, एन कितना तो 20। देखो तो कितना आ गया, ये आ गया 12 न्यूटन। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया 12 न्यूटन, ठीक। और आगे कितना फोर्स लग रहा है तो F cos 45, आपको मालूम है F 100√2 है, cos 45 यानी ये 100 न्यूटन है, तो आगे 100 न्यूटन और पीछे जो है 12 न्यूटन तक फ्रिक्शन लगेगा, तब तो गारंटी है ना ये चलेगा। तो बोलेंगे क्या, F cos 45 ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, हेंस ब्लॉक विल मूव। हालांकि देखो ये जो हम काम किए यहाँ से यहाँ तक, जनरली बुक में किया हुआ नहीं रहता, या टीचर भी क्या करते हैं डायरेक्ट बना देते हैं और बोलते हैं कि देखो अगर नहीं चलने वाला होगा ना तो या तो एक्सलेशन 0 आएगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। तो समझ लेना पीछे तो जाने का कोई सवाल है नहीं, इसीलिए अक्सर डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो F cos 45 माइनस फ्रिक्शन मास इंटू एक्सलेशन, इतना तो गारंटी हो गया कि चलेगा, यानी समझो ये आगे की ओर भाग रहा। तो F cos 45 100√2 cos 45 1/√2। अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाले हैं, ये 12 है, मास जो है वो 12 kg है, और एक्सेलरेशन तो पता करना। देखो जी 100 कैंसिल, 100 माइनस 12 कितना हो गया 88, यानी एक्सेलरेशन हो गया 88/12। बस आंसर इतना एक्सेलरेशन है ब्लॉक। क्वेश्चन में जाहिर है एक्सेलरेशन पूछ रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पूछ रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स तो आप निकाल ही लिए जो म्यू इंटू एन के इक्वल है, और वो कितने इक्वल आया है 12 न्यूटन के इक्वल आया। बस बन गया। चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कांस्टेंट जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? बोल रहे हैं कि म्यू कांस्टेंट होता है। अरे तो अलग अलग सरफेस पे ना डिपेंड करता है, कभी ब्लॉक प्लास्टिक का है, कभी ईंट का है, कभी लोहा का है, तो सबके लिए म्यू अलग अलग होगा ना। ज़मीन भी अलग अलग तरह का है, तो एक दो फिक्स ऑब्जेक्ट के लिए ना वो एक वैल्यू का होगा। हर सरफेस के लिए पढ़े हैं ना, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में क्या बतलाए थे, फ्रिक्शन जो है ब्लॉक और सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। उम्मीद है विकी आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक ना, म्यू का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि ब्लॉक कैसा है, सरफेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक वैल्यू रखता है। प्रत्येक सरफेस के लिए एक ही वैल्यू थोड़े रहेगा, गिवन सरफेस के लिए वो कांस्टेंट होता है। चलिए मिटाते हैं इसको। देखें
इसी क्वेश्चन को अभी जो आप बनाए, समझिएगा, ब्लॉक है, मास है 10 kg, इधर फोर्स लग रहा है 100√2 न्यूटन 45 डिग्री के एंगल पर, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। है ना? देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो 0.4 है। क्वेश्चन में कहा गया आपसे ऐसा करो, कहोगे बार बार ब्लॉक 10 kg का है, चलो आपकी थोड़ा और कम कर दे, 8 kg का ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो एक काम करो ना, अपने कॉपी में बना लो। अभी तो बताएं ऐसा ही क्वेश्चन ना, कॉपी में बना करके जल्दी से दिखा दो। ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? किसी को लगेगा कि भाई एक ही क्वेश्चन तो आप बार बार पूछ रहे हैं, इसमें रखा हुआ क्या है, वैल्यू बदल देंगे। अच्छा तो थोड़ा बना के देखो क्या आता है। ठीक है, देखिए जी, जैसे ये जो क्वेश्चन है आप पिछले क्वेश्चन जैसा बनाएं, इधर बोलेंगे f cos 45, f sin 45, तो नॉर्मल प्लस f sin 45 mg के इक्वल। देखो f 100√2 sin 45 1/√2, ब्लॉक का मास 8g हो गया 10। देख लो जी, नॉर्मल आ गया -20। ऐसे भी थोड़ा एक बात समझो ना, ये f sin 45 का वैल्यू 100 न्यूटन आएगा ना, तो सोचो ना ये है 100 न्यूटन और नीचे लग रहा 80 न्यूटन, तब जो है ठीक ना, ये है 100 न्यूटन और ये है 80 न्यूटन, तो सोचो ऊपर में फोर्स ज्यादा लग रहा है, नीचे कम लग रहा है, तो ये जमीन के कांटेक्ट में बना रहेगा, ये हवा में चला जाएगा कि नहीं? सोचो ये पेन का जो वेट है अगर मान लो 80 न्यूटन है और ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन है, तो ये कांटेक्ट लूज कर देगा कि नहीं? हवा में ना ब्लॉक चला जाएगा। ऐसे भी जानो, नॉर्मल बताए हैं ना कि 0 आ जाए माइनस में आ जाए तो समझ लेना वो कांटेक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी बोलेंगे क्या, ब्लॉक विल लूज द कांटेक्ट। ठीक, और जब ये ब्लॉक जमीन के कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाए, है ना। जब ये कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा जी? तो सोचो, फ्रिक्शन भी गायब, नॉर्मल भी गायब, तो कौन कौन फोर्स लग रहा है? अरे भाई कौन कौन फोर्स लग रहा है? तो
100√2 न्यूटन, नीचे mg। थोड़ा समझना, इधर लग रहा 100√2 न्यूटन 45 डिग्री के एंगल पे, हाँ नीचे लग रहा mg। अब ब्लॉक तो भाई हवा में है ना, ब्लॉक तो अब हवा में आ गया। अब पूछा जाए कि बतलाओ इसका एक्सेलरेशन क्या हो, तो बोलेंगे कि देखो भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, mg का वैल्यू तो मालूम है, ये 80 न्यूटन है और ये जो है 100√2 न्यूटन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इक्वल हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट कैसे निकाले? देखो दो तरीका है भाई, एक चीज जानना। मान लो जैसे ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, क्या करो कि एक्सेलरेशन x में पता करो और एक्सेलरेशन y में पता करो, क्योंकि एक बात तो तय हो गया, ये फोर्स mg से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉक जो है ना कुछ इस तरह से भागते जाएगा। तो इधर अगर फोर्स देखोगे तो F cos 45 और इधर क्या हो गया F sin 45। तो एक तरीका ये है कि x में एक्सेलरेशन निकालो तो F cos 45 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और F कितना हो गया 100√2 cos 45 1/√2, मास कितना है जी तो 8 kg, एक्सेलरेशन x में पता करना। तो एक्सेलरेशन हो गया 100/8, यानी कितना हो गया सोचो तो 25/2 यानी 12.5। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में आया x में। y में कितना, तो ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, तो F sin 45 माइनस mg, मास इंटू इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन along y axis, F sin 45 100√2 1/√2 mg, m कितना 8 और g 10, सीधे 80 लिख रहे हैं, 8 इंटू ए वाई। देखो तो 100 माइनस 80 20, बोलो एक्सेलरेशन y में कितना आ गया 20/8, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जी, एक्सेलरेशन x में मालूम, y में मालूम। समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन कुछ x में है और कुछ एक्सेलरेशन y में है। तो याद करो वेक्टर में सीखा था ना कि जब एक्सेलरेशन x में भी हो और y में भी हो तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ax कितना लिखें तो 12.5, ay कितना लिखें 2.5, बस यही आंसर हो गया। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछता कितने एंगल पर एक्सेलरेशन होगा, तो वेक्टर में पढ़े थे ना tan थीटा निकालना हो ay/ax, ay हो गया 12.5 और ये क्या हो गया 2.5, यानी कि थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स 5 हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू बदलते देख रहे हो, बात बदल गया।
ये पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं बन रहा है कि सब सीधा 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 काम हो गया। ये ज़मीन ही छोड़ के भाग गया, और ज़मीन छोड़ करके भाग गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गायब हो गया, नॉर्मल गायब हो गया, यानी फोर्स ही 2 ठो लग रहा है, एफ लग रहा है और एम जी लग रहा है ना। चलो जी, समझ पाए? चलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट, चूँकि हम लोग तो बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि कब जो है ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट हो, जिससे सामने बैठा करके आपको पढ़ाएं। अब जो है ना, एक सामने आप रहते हैं, एक रूटीन रहता है, उसमें हम लोग बैठते हैं। रूटीन तो खैर इसमें भी हम लोग बनाए हैं। इसमें एक सुविधा है कि कभी कभी मान लीजिए दिक्कत हो गया तो हम लोग जो है डायरेक्ट जो है ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर के द्वारा उसको कंपेंसेट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी रेगुलर बेसिस पे अगर क्लास हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो चल नहीं रहा है। तो जो लोग भी लास्ट आवर में हम लोगों से जुड़े हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोग वेक्टर वगैरह यूट्यूब पे देखें ही, और अभी भी वो लेक्चर अपलोडेड है। आप यूट्यूब पे जो है वो पूरा लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें चूँकि फास्ट स्लो भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसको जो लोग भी न्यूली एडेड हैं पहले आप वेक्टर तो देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर जो है आप लोग स्टार्ट से यूनिट डायमेंशन या जो भी बनाया गया लेक्चर है उसको देखते रहेंगे, और जो लोग पूरा लेक्चर किए हैं वो साथ में आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग सब लोग लाइव क्लास ज़रूर करेंगे। हो सके इसमें से कुछ बात जो है कुछ स्टूडेंट को बेहतर समझ में ना आए, तो आप बैकअप करते हुए जब यहाँ पहुँचिएगा तो फिर समझ में आने लगेगा, तो एक तो हेल्प ही ना करेगा, एक रिवीजन जैसा होगा। और ऐसा थोड़े ना कभी होता है कि पूरे क्लास में 100% बात मुझे समझ में नहीं आए। ये हो सकता है कि मेरा पहले का क्लास छूटा हुआ हो, तो उसके वजह से कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, ये ऐसा होता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए अपने तरफ से कि हम जितना मैक्सिमम अपना एफर्ट लगा सकें। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखें, क्वेश्चन है कि टेबल पर एक ब्लॉक रखा होगा और इस पुली से ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रहा और यहाँ एक ब्लॉक को लटका दिया। इस ब्लॉक का मास है 2 kg और इस ब्लॉक का मास है 4 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। ठीक, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बतलाओ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सेकंड टेंशन इन स्ट्रिंग, थर्ड force of friction acting on M1। M1 पर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा, कैसे बनाया जाए, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखो, कौन कौन फोर्स लग रहा है जी। इधर M2 जी, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, ऊपर नॉर्मल, नीचे M1 जी, और इधर लगेगा फ्रिक्शन। देखो जी, ये जो M2 जी है वो चाहेगा ब्लॉक नीचे आए, है ना। एक M2 जी ब्लॉक को नीचे खींचेगा तो रस्सी टाइट रहेगा, टेंशन होगा। यही टेंशन चाहेगा
कि M1 आगे की ओर जाए, अब फ्रिक्शन उसको विरोध करेगा। देखो, ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि इसको नीचे चला ही दो, मतलब सोचो मत कि चलेगा कि नहीं चलेगा, सोच लो चल रहा है। अच्छा एक बात बतलाओ, जैसे ऊपर M1 है, यहाँ M2, ठीक ना, यहाँ M1 है, यहाँ M2, तो ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये बतलाओ। तो एक तो तरीका है, पहले पता लगाएं M2G नीचे ले जा रहा है, फ्रिक्शन विरोध कर रहा है, देख ले M2G का वैल्यू फ्रिक्शन से ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तब तो ये नीचे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि एक काम करो, इसको चलने दो, इतना ही ना होगा, या तो ये नीचे जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा। उल्टा हो सकता है क्या कि टेबल पर ब्लॉक रख दिया, लटका दिया, अपने अपने ब्लॉक भागने लगा, ऐसा कभी तो नहीं हो सकता। यानी जब होगा तो ये तो आगे जाएगा, ये नीचे उतरेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक, तो देखो अब हमारा कॉमन सेंस है कि हम किस मेथड को फॉलो करें। चला ही दें, चला दे और माइनस में आ जाए तो समझ लेना कि ये जाने वाला नहीं है। लेकिन यही न्यूटन्स लॉ में क्या कहते थे कि अगर चला दो माइनस में आ जाए तो समझ लेना उल्टा चलेगा, फ्रिक्शन में वो काम नहीं कर सकते, कारण कि ये या तो ये नीचे जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, अपने अपने ऊपर कैसे चला जाएगा, ऐसा नहीं ना पॉसिबल है। तो देख, बेस्ट मेथड है, पहले M2G का वैल्यू पता लगाओ। तो M2G 2 है तो 2 × 10 20 न्यूटन। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पता लगाओ, तो म्यू × n, n कितना है तो M1G, म्यू कितना 0.2, M1 4G 10, बोलो 8 न्यूटन। सोचो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इसका मतलब ये तो जाएगा। तो चलो चला दो, और क्या क्या दिक्कत है, चलने दो इसको। तो इक्वेशन लिखते हैं, बोलेंगे M2G - T M2 × A। इसके लिए क्या लिखे, T - F M1 × A, जैसे न्यूटन्स लॉ में लिखते थे, बस वही काम कर देना है। इसमें केवल यही था कि हम पता लगाएं, और ये हमको पता चल गया कि M2G जो है वो ग्रेटर देन है फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से। ये मेरा समझो रफ वर्क है, जिससे हमको पता चल गया कि ये ब्लॉक चलने वाला। अगर यही फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाता 50 न्यूटन, 50 न्यूटन आ जाता तो बोलते नहीं चलेगा, 20 से ज़्यादा आ जाता तो नहीं चलेगा, 20 भी आ जाता तो नहीं चलता। ठीक है, दोनों को ऐड करो, T गायब, M2G - F M1 + M2 × A। M2 कितना है जी, या M2G ही कितना है 20, F कितना 8, M1 + M2 यानी 4 + 2, जल्दी बोलो एक्सलेशन कितना, तो 12/6 2 मीटर/सेकेंड²। एक्सेलरेशन निकल गया तो टेंशन निकल गया, है ना। कोई इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, M2G M2 है 2 kg 2 × 10 - T M2 × A 2 × A, बोलो टेंशन कितना, 20 - 4 यानी 16 न्यूटन। टेंशन निकल गया। और बोलो ना क्या पूछ रहा, कह रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना, तो जाहिर है क्वेश्चन का ये बी पार्ट हो गया, ठीक ना, सेकंड पार्ट लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट में फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो ब्लॉक जब चलता है तो फ्रिक्शन होता है म्यू × n, और जाहिर है म्यू × n का वैल्यू निकाले हैं 8 न्यूटन आ गया। बोलिए, रिस्पॉन्ड करें आप लोग, समझे कि नहीं।
चलिए जल्दी से देखिए थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए, ये पूरे सिस्टम को नीचे कौन ले जाना चाह रहा है? M2G। और जाने से विरोध कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन के वैल्यू से M2G का वैल्यू ज्यादा हो जाए तो इसको जाना पड़ेगा। तो ऐसा है, इसलिए नीचे जा रहा है। और नीचे जा रहा है तो इक्वेशन लिखना सीखे थे ना, डाउनवर्ड में फोर्स, तो M2G माइनस T इक्वल टू M2 है, T माइनस F इज इक्वल टू M1 है। बस एक्सलेशन निकालिए, एक्सलेशन का वैल्यू कहीं रख दिया, टेंशन नहीं। बन गया? चलिए यहां तक तो आप समझ गए। अब जो है हम लोग सेम क्वेश्चन को अब आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को, और अब सोच करके आप बनाइएगा। क्वेश्चन सब कुछ वही है। कह दिया गया ब्लॉक जो है ना वो 20 kg का। अब फटाफट बनाइए, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और ब्लॉक कितने kg का है? 20 kg का। जल्दी से इसी प्रॉब्लम को बनाएं। क्वेश्चन अब मिटा दे रहे हैं, समझ ले सेम प्रॉब्लम है। देखिए धानुराज लिख रहे हैं कि मैं नया स्टूडेंट हूँ, तो आपको बता दें कि ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझने में ज़रूर दिक्कत होगा, लेकिन आप क्या करेंगे कि पहले से जो भी लेक्चर लिया गया उस सारे लेक्चर को पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, है ना। और जो इसमें समझ में आए वो ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो उससे घबराने की बात नहीं है। आप स्टार्ट से जैसे कुछ नहीं हो ना, तो उधर अगर वेक्टर वगैरह पढ़ लिए हों तो आप न्यूटन्स लॉ में आ करके देखिए। न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन इंटर रिलेटेड है। न्यूटन्स लॉ जब समझ जाइएगा तो फ्रिक्शन बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आपको हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं स्टार्ट से जो लेक्चर दिया गया उसको थोड़ा सा देखते रहिए। हर दिन अगर 2 लेक्चर भी देखेंगे तो चूँकि हम अल्टरनेट डे पर लेक्चर दिए हैं तो आप जो हैं थोड़ा तेज़ी से मेकअप कर लेंगे और मेरे साथ हो जाएंगे। और लेक्चर ये देखते रहिए, ये भी आपको काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ दिक्कत ज़रूर हो रहा होगा। पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, और साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या।
हाँ जी, देखो डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक तो आप ट्राई कर ही लिए होंगे। देखिए आप M2G अभी निकाले थे, ये 2 × 10 ये 20 न्यूटन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आप जान रहे हैं म्यू × n, n है M1G के इक्वल, तो म्यू है 0.2, M1 20 और G 10। तो देख लो ये कितना हो गया, ये 40 न्यूटन हो गया, है ना। अब सोचो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन और इधर लग रहा है 40 न्यूटन। तो जब तक इसका वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होगा ये ब्लॉक चलने वाला नहीं। तो ठीक, M2G लेस देन है फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से, हेंस ब्लॉक विल नॉट मूव। अब देखो इसी में क्या होगा ना, कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखेगा M2G - T = M2A T - F = M1A और बना देगा, तो आंसर उसका माइनस में आ जाएगा। माइनस में आ जाए तो ये मत समझ लेना कि ऊपर भाग जाएगा, ऐसा कहीं होगा क्या? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए माइनस में अगर आ गया तो समझ लेना ये नीचे जाने वाला नहीं है, यानी फ्रिक्शन वाला प्रॉब्लम है, समझो ये रुका हुआ रहेगा। और जब ये रुका हुआ रहेगा, यानी इतना तो समझ गया ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0। सेकंड क्वेश्चन, टेंशन किसके इक्वल? M2G का है भाई, तो रुका हुआ है इसलिए टेंशन इक्वल M2G के, और M2G कितना है? 20 न्यूटन। टेंशन हो गया 20 न्यूटन। अब चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, फ्रिक्शन कितना? तो क्या बोल दे 40 न्यूटन? नहीं, ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ तक वो फ्रिक्शन पहुँच सकता है। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा रहता तब ये भी अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाता है, लेकिन ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, M1 भी रुका हुआ है, तो जितना पीछे फोर्स उतना आगे फोर्स, यानी फ्रिक्शन इक्वल टेंशन के, और टेंशन इक्वल 20 न्यूटन, है ना। बस और क्या, बन गया प्रॉब्लम। तो और आसान हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लिया जाए। रिस्पॉन्ड कीजिए, आप लोग समझे कि नहीं? हाँ जी, इसमें ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि इसमें रिपीट की? तो और आसान ना हो गया जी। M2G है 20, ये 20 न्यूटन कर फोर्स लगा के सिस्टम को नीचे खींचना चाहेगा, और विरोध करने वाला फोर्स जो है वो 40 न्यूटन तक जा सकता है। फ्रिक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितना हो सकता है? 40, यानी इधर 40 न्यूटन तक लग सकता है, और ये 20 लग रहा थी। 20 कभी 40 को खींच नहीं ना पाएगा, इसलिए ये ब्लॉक जो है आगे जाने वाला नहीं। यानी कि ये पूरा सिस्टम नीचे जाता अगर इसका वैल्यू, जैसे पिछला क्वेश्चन में M2G का वैल्यू F से ज़्यादा होता है, यहाँ F का ही वैल्यू जो हो सकता है, क्योंकि F तो ये फिक्स वैल्यू तो होता नहीं है, वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़े थे ना कि वो तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बदलेंगे फ्रिक्शन फोर्स भी जो है वो बदलते जाता है। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग बात को सीख गए। चलिए मिटा दिया जाए इसको। देखो जब ब्लॉक चलेगा नहीं तो टेंशन किसके इक्वल? M2G के। फिर टेंशन किसके इक्वल? फ्रिक्शन के।
क्योंकि रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो 0। हाँ जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री और इस पर एक ब्लॉक को रख दिया। ये ब्लॉक जो है ना वो 2 kg का। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पर एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, ठीक ना, जो फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। कहा जा रहा है आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.2। कहा जा रहा है आपसे कि ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जिससे ब्लॉक जो है ऊपर की ओर मूव करने के कंडीशन में आ जाए, ठीक ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच block comes in condition to move up, या ये भी बोल सकते हैं फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ऊपर जाने की स्थिति में आ जाए। जैसे सोचो ये पेन है, अब मान लो इसका वेट है 20 न्यूटन मान लो, तो अगर हम 20 न्यूटन के इक्वल अगर फोर्स लगाएं तो, या उस 20 न्यूटन से कुछ भी ज़्यादा फोर्स लगाएं तो ऊपर जाने की स्थिति में आ जाएगा कि नहीं। तो देखो फिजिक्स में जो है ना, जस्ट ग्रेटर या जस्ट स्मॉलर कहा जब भी जाए तो उसको लगभग इक्वल समझा जाता है। तो ये सोचो कि इस ब्लॉक को ऊपर जाने से विरोध करने वाला कौन कौन फोर्स है, तो बोलेंगे इधर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा mg, इधर हो गया mg cos थीटा और इधर हो गया mg sin थीटा। ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है तो इधर हो गया फ्रिक्शन, यही ना। तो पता लगा लो कि F का वैल्यू फ्रिक्शन और mg साइन थीटा दोनों ना विरोध करने वाला है उससे ज़्यादा है कि नहीं। हालांकि हमको तो वैल्यू निकालना है, यानी कि F को विरोध करने वाला कौन कौन है, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन। इन दोनों का जो सम है उसके इक्वल भी अगर होगा तो ऊपर जाने के कंडीशन में आएगा कि नहीं। यानी बोलेंगे टू स्लाइड अप, इसको ऊपर ले जाना है तो फोर्स का वैल्यू कम से कम mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन से स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए या कम से कम उसके इक्वल होना चाहिए, यही ना। स्लाइटली ग्रेटर मतलब भी लगभग हम लोग इक्वल ही समझते हैं। तो देखो mg साइन थीटा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तो सोचो n किसके इक्वल, इधर नॉर्मल है, n किसके इक्वल, mg cos थीटा। यानी बोलेंगे mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। क्या गड़बड़ लिख दिए क्या? तो बिल्कुल सही है। mg कॉमन ले लेते हैं,
साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बस यही आंसर हो गया। यानी आपको जो फोर्स अप्लाई करना है इससे कुछ ज़्यादा ही अप्लाई करना है, क्योंकि mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के इक्वल हम f लिए हैं, f इससे कुछ भी ज़्यादा होगा। आंसर में हम लोग इक्वल ही लिख देते हैं, मतलब यही आंसर लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के कंडीशन में है, इसका बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि कितना एक्सलेशन से भाग रहा है, ऐसा तो क्वेश्चन में कह नहीं रहा। तो बोलो m कितना तो 2, g कितना तो 10 साइन 30, म्यू कितना तो 0.2 कॉस 30। बस कितना आ गया जी, 20 इंटू साइन 30, साइन 30 तो 1/2, 0.2 कॉस 30 √3/2। यही ना, देख लो। अब जो आएगा आंसर हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया जी, इसको मल्टीप्लाई 2√3। बस सॉल्व कर दो। अब तो √3 का वैल्यू अपना 1.732 रख कर यही आंसर आ गया। ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि हम ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिए हैं, ऊपर नहीं ले जाना, हमको नीचे ले जाना है इसको, अब मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक ना, नीचे ले जाना है, देख लेना। अब इसी क्वेश्चन में अगर कहता टू स्लाइड डाउन, अप नहीं नीचे मुझे ले जाना है, तो देखो एक बात समझ लो, ब्लॉक पर कौन कौन फोर्स लग रहा है ये तो मालूम है। इधर नॉर्मल है, नीचे mg है, ये भी मालूम है, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा। अब सोचो, एक मिनट के लिए ऐसे सोचो, इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक को रख के छोड़ दिए, मान लो हम ढकेल नहीं रहे, छोड़ दिए, रख के छोड़ दिए। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कि खुद ही उतर जाए, ये भी हो सकता है। कब ऐसा होगा, तो जैसे इधर फ्रिक्शन लग रहा, अगर mg साइन थीटा का वैल्यू फ्रिक्शन से बड़ा हो जाए तब बतलाओ, इसको नीचे ले जाने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत होगा, ढकेलने का कोई जरूरत है क्या? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक को रख दे अपने अपने ऊपर भाग जाए? नहीं, अपने ऊपर नहीं भाग सकता, उसमें तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। लेकिन नीचे उतरने का बात है तो खुद भी उतर सकता है। ऐसा देखते हैं कि नहीं, ये तुम इस स्लाइड पर बैठते हो, फिसलते हुए नीचे उतर जाते हो। अब देखना, तो एक काम करो, mg साइन थीटा का वैल्यू देख लो, m कितना 2, g कितना 10, साइन 30 1/2 यानी कि 10 न्यूटन। और फ्रिक्शन का वैल्यू देख लो, म्यू इंटू एन, एन कितना तो mg कॉस थीटा, म्यू है 0.2, m है 2, g है 10, कॉस 30 √3/2 यानी आ गया 2√3। देख लो तो कौन बड़ा है, mg साइन थीटा 10 है, अब फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 2√3 है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो जाहिर है mg साइन थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, mg साइन थीटा ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए ब्लॉक तो खुद ब खुद नीचे उतर जाएगा, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हेंस रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव डाउन या टू स्लाइड डाउन, जो कहो, विल बी 0। कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को भी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। सब लोग जो हैं बोल रहे हैं यस सर, यशस्वी, अभिनव, अस्मित गुप्ता,
आयुष चौधरी, वैष्णवी, चलिए, नीलेश, कृष्ण। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा इस क्वेश्चन को बनाइएगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ टू स्लाइड द ब्लॉक, और फिगर दिया हुआ। एक ब्लॉक को आप जमीन पे रख दिया, ठीक ना, और आप इसको एक रस्सी से बांध के ऐसे खींच करके आगे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक ना, ऐसे खींच। सपोज कीजिए आप थीटा एंगल पर फोर्स लगा, तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। अब पूछा जरा आपसे कि ब्लॉक को स्लाइड कराने के लिए कम से कम एफ का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा। थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा है, यही कह रहा, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ टू स्लाइड द ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिए हुए। चलिए जल्दी से बनाइए। तो एफ का वैल्यू निकालिए जिससे कि ये ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड करने लगे, फिसलने लगे। फटाफट बनाएं। तो खैर बताने में शायद दिक्कत हो आप लोगों को, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिख नहीं पाए इसको। तो ऐसा करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए इधर, देखिए इधर हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा, नीचे लग रहा mg। ब्लॉक को आगे की ओर मूव कराना है, आगे की ओर ले जाने वाला कौन फोर्स है, एफ कॉस थीटा। विरोध करने वाला कौन है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा ये देख लेना। अगर उससे हम ज़्यादा फोर्स आगे की ओर लगा दें या लगभग इक्वल भी फोर्स लगा दें तो चलने की स्थिति में आ जाएगा। तो ठीक, तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो आप जानते हैं म्यू इंटू एन होता है मैक्सिमम वैल्यू।
तो इसलिए पहले नॉर्मल निकालना। तो देखो ऊपर n, ऊपर f साइन थीटा, नीचे mg। बोलो n कितना हो गया, mg माइनस f साइन थीटा। नॉर्मल का वैल्यू यही आया। अब बोलेंगे टू स्लाइड द ब्लॉक, अगर ब्लॉक को स्लाइड कराना है, ठीक ना, टू स्लाइड द ब्लॉक, आगे लगने वाला जो फोर्स है एफ कॉस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन या उससे स्लाइटली ग्रेटर, है ना। सॉल्व करने में हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वली, तो एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, एफ कॉस थीटा, एन कितना हो गया जी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, एफ वाला टर्म इधर लाओ, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा म्यू एम जी। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यही एफ का वैल्यू हो गया, यही आंसर हो गया। और क्या, आप इतना फोर्स लगाएंगे, बतलाओ ये फोर्स हम कितना एंगल पे लगाएं, है ना। चलिए चलिए आप लोग देखें, ठीक ना। अगर पूछा गया कि मिनिमम फोर्स क्या होगा, कि कम से कम, मतलब ये थीटा का वैल्यू हम क्या रखें कि कम से कम फोर्स लगाएं और ब्लॉक चलने लगे, समझो इसी में एडिशनल क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच एफ विल बी मिनिमम। थीटा के जगह हम क्या लिख दें कि फोर्स मिनिमम हो जाए, और अल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ये भी बतलाओ तब हमको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। चलिए आइए देखते हैं। कैसे बनाया जाए। देखिए, ये तो आप इक्वेशन समझ गए कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को स्लाइड कराने के लिए, लेकिन आगे कह रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या हो जिससे फोर्स मिनिमम। तो देखो एक बात जानो, म्यू तो फिक्स वैल्यू है इस क्वेश्चन में, मास भी बदल नहीं रहा, जी भी बदल नहीं रहा, बदलने वाला कौन है, थीटा। और थीटा वाला टर्म नीचे में है ना, ऊपर में कोई टर्म नहीं। ये जो नीचे वाला टर्म है उसको अगर हम कुछ मान लेते हैं, लेट y इजकल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखना, मान लेते हैं कि y जो है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यानी ये पूरे टर्म को हम y बोल दिए। और ये जान रहे हो ना, ये टर्म जितना ही ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम। डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म जितना ही ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम हो। यानी हमको पता लगाना है कि ये जो y है ये कब मैक्सिमम है। थीटा का वैल्यू हम क्या लें कि फोर्स जो है
वो मैक्सिमम हो जाए। तो बोलेंगे y है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बोलेंगे क्या कि when y will be maximum, f will be minimum। ये कॉमन सेंस का बात है, नीचे वाला टर्म जितना ही ज्यादा होगा f उतना ही कम होगा। तो कोई पूछे कि भाई कब ये ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? तो देखो, जो भी स्टूडेंट आप में से कैलकुलस का मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़े हैं, उनको इस स्टेप में दिक्कत होगा, ठीक ना। यहाँ तक तो कोई ज़रूरत नहीं था, इस स्टेप में दिक्कत होगा। y किस पर डिपेंड कर रहा? थीटा पे। याद करें, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाते थे, बोलते थे y x पे डिपेंड कर रहा है। तो y मिनिमम या मैक्सिमम कब होगा? तो जब dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो वैसे ही यहाँ बोलेंगे कि फॉर y टू बी मैक्सिमम, y मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहिए, तो dy बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का पढ़े थे कॉस थीटा, इट शुड बी इक्वल टू 0। देखो, तो साइन थीटा इक्वल हो गया म्यू कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा म्यू। थीटा क्या हो गया? टेन इनवर्स म्यू। थीटा क्या हो गया? टेन इनवर्स म्यू। चलिए, यानी जब टेन इनवर्स म्यू एंगल पे आप फोर्स लगाएंगे, तब ये जो ब्लॉक है चलने की स्थिति में आ जाएगा। कितने एंगल पे? टेन इनवर्स म्यू एंगल पे। यही रिजल्ट को याद रखना है। अब देखो, ये लंबा क्वेश्चन ना हो गया, अब सीधे याद रखना। कोई क्वेश्चन पूछे ना कि भाई इस ब्लॉक को मुझे आगे ले जाना है, हम कितना एंगल पर फोर्स लगाएं जिससे हम कम ही फोर्स लगाएं और ब्लॉक आगे जाने लगे, ठीक ना। याद रखना, घर में मान लो बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ और तुम खींच रहे हो, ढकेल रहे हो, जा ही नहीं रहा। क्या करो? थोड़ा सा उसको हल्का कोशिश करो, कुछ एंगल पर फोर्स लगाएं। ऐसे एंगल पे लगाओगे ना तो नॉर्मल का वैल्यू घट जाता है, अब बस आगे की ओर वो जाने लगता है। अब ऐसे ढकेलोगे एकदम बिल्कुल हॉरिजेंटल लेवल में आके, जैसे एक स्टूडेंट लिखा था 0 डिग्री पर फोर्स लगा दीजिए, तो कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। देखो, फोर्स थीटा एंगल पे लगता है ना, तो नॉर्मल का जो वैल्यू है, अभी देखा था ना, नॉर्मल mg माइनस एफ साइन थीटा आ गया, यानी नॉर्मल घट गया था, तो उसके वजह से फ्रिक्शन घट गया, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है। तो नॉर्मल घटा तो फ्रिक्शन घट गया, तो हमको आगे खींचना आसान होगा। तो रिजल्ट याद रखना है, थीटा क्या होना चाहिए? टेन इनवर्स म्यू। तो चलो, क्वेश्चन का ही एक पार्ट बना, इसी में कर आल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो ये तो ठीक है कि थीटा जब इतना होगा तो फोर्स मिनिमम होगा, लेकिन आगे कह रहा है कि वो मिनिमम वैल्यू होगा कितना? तो बोलेंगे टेन थीटा तो निकल गया, कॉस थीटा और साइन थीटा मालूम रहता तब ना एफ निकलता। तो ठीक, टेन थीटा जब मालूम है, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, म्यू बाई 1 है ना, तो ये कितना हो गया? 1 प्लस म्यू स्क्वायर, नहीं हाइपोटेनस। अब थोड़ा सोचो, तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालते तो म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कॉस थीटा निकालते 1 बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। चलो जी, साइन थीटा मालूम, कॉस थीटा मालूम, एफ का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा
प्लस म्यू साइन थीटा, और साइन थीटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देख लेना आपके, हम लोग थोड़ा चले हैं उल्टा, है ना, ऐसे चले। बोर्ड पर इधर से लिखना। देखो तो क्या आ गया, ऊपर में म्यू एम जी, नीचे में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बन गया। देख लो, ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, उसी का ना रूट है, यानी आंसर हो गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो, दो रिजल्ट याद कर लो। वैसे ये जो क्वेश्चन है एससीबी में है 20 नंबर, एम करीम में भी है 32 नंबर, और ये जो क्वेश्चन है जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था आईआईटी का तो उसमें ये आया हुआ भी क्वेश्चन। तो ये देखो, याद क्या रखना है कि थीटा जब tan इनवर्स म्यू होता है तो कम से कम फोर्स लगाना पड़ता है, और पूछे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ता है तो बोलेंगे बस यही रिजल्ट है म्यू एम जी बाई 1। ये रिजल्ट याद रखें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है ना। चलिए चलिए थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। कुछ लोगों को इसमें दिक्कत हुआ होगा कि आप dy बाई डी थीटा 0 किए, क्योंकि जो लोग तुरंत ज्वाइन किए होंगे उनको तो थोड़ा प्रॉब्लम निश्चित रूप से हो रहा हो, लेकिन आप स्टार्ट वाला जो है ना लेक्चर थोड़ा कैलकुलेट। तो आप लोग क्या करेंगे कि होमवर्क में इधर लिख दे रहे हैं, होमवर्क आपका है एससी वर्मा के बुक में 1 से लेकर के 13 तक जो प्रॉब्लम है उसको ट्राई करेंगे। फ्रिक्शन चैप्टर समझ ही रहे हैं, ऐसे बुक में ये चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन चैप्टर जानेंगे और इसको बनाइएगा, क्योंकि अब तो कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, और आप में से कुछ लोगों का क्लास रहता है। देखिए, एक बात आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, अभी सब लोग जो लोग भी कनेक्टेड हैं कम से कम उनका तो बात समझ ले, वो लोग लाइव क्लास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी कारण से लाइव क्लास में अभी नहीं। अगर हम लोग क्लास को रेगुलर वाइज करें, मतलब कि अभी भले नहीं करें, अगर हम अगले दिन भी लेना चाहें, कभी जैसे मंडे अल्टरनेट है, अगर ट्यूसडे अल्टरनेट में भी लेना चाहें, तो मुझे लगता है कि आप लोग एकदम जैसे दिन में व्यस्त रहते हैं, तो अगर इवनिंग में हम 6 बजे से क्लास रख दें तो क्या कोई दिक्कत होगा? मान लो हम 1.5-2 घंटा ना पढ़ा के अगर 1 ही घंटा पढ़ा दें, या नहीं होगा तो देखेंगे कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। 6 PM में, मतलब ये नहीं है कि हम कल ही पढ़ा रहे हैं, माने जैसे अगर कभी होता है ना किसी कारण से इस टाइम पे क्लास नहीं हो पाया, या मेरा मन किया लगातार हम 2-3 दिन पढ़ा दें जिससे कि स्टूडेंट का काम आसान हो जाए, तो कैसा रहेगा बताइए, है ना। कारण कि कुछ लोग लिखते हैं ना मेरा ट्यूशन है, ये है, वो है, तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि विद्यार्थी को हम इसलिए जो है चलिए 1 बजे से तो रहेगा ही, मतलब जो टाइम ये है ट्यूसडे ये मंडे अल्टरनेट का वो तो है ही। ट्यूसडे अल्टरनेट में बोल रहे हैं कि ट्यूसडे अल्टरनेट में अगर टाइमिंग रखें शाम में 6 बजे, ठीक ना, या कहिएगा 7 बजे भी कर देंगे। अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बात आप लोगों को बता दें, नेट में भी और लाइव क्लास अगर लेना पड़े
तो कुछ लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास भी हम अपलोड कर देंगे तो समझने में तो दिक्कत होगा नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो क्लास शाम में हम 6 बजे लें, ठीक ना। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।